सरदार, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ सियासी और समाजी शख्सियत साबिक MPA मुस्लिम लीग नून ज़िलाई सदर चौधरी अमजद अली जावेद साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी समाजी ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी हैं, आजकल मुल्क के जो हालात हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे इनकी राय। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप बताएं कि आपने पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट किया और ये शौक़ आपको कब से पैदा हुआ? मेरा तल्लक चूँकि टोबा टेक सिंह की एक सियासी फैमिली से था। मेरे वालिद साहब बल्दिया के 2 मरतबा चेयरमैन रहे और ताहयात हर मरतबा अपने हलके से बतौर काउंसलर मुंतखब होते रहे। उसके बाद मेरे भाई भी अब उसी हलके से मुंतखब होते रहे। मैंने चूँकि अपनी अवाइल ज़िंदगी में ही घर में सियासत देखी, सियासी लोगों का आना जाना देखा, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात हमज़ा साहब और दीगर जो अकाबरीन थे मुस्लिम लीग के और दीगर शहर के, उनका भी हमारे घर में आना जाना था। वालिद साहब की उनसे मुलाकातें रहती थी, मेरा भी कभी कभी उनके साथ जाना होता था। तो इसलिए शुरू से ही जहन में एक सियासी परवान चढ़ी हुई थी तरबियत। तो उसके हवाले से ही जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो ये 1980 की बात है कि वहाँ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। तो उसके बाद फिर अमली जब तालीम ख़त्म हुई, ख़त्म करने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो मैंने मुस्लिम लीग यूथ विंग के प्लेटफार्म से अपनी सियासत का जो आगाज़ किया। उसके बाद फिर मदर लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून यूथ विंग में सिटी के सदर के तौर पर, ज़िले के सदर के तौर पर और फिर डिवीज़न के सदर के तौर पर मैंने काम किया। और उसके बाद जब मुशर्रफ दौर था और तहरीक निजात के ज़माने में भी हमने भरपूर काम किया और बल्कि अपनी सियासी टोबा टेक सिंह की तारीख़ का जो नाम है उसको ज़िंदा रखा और एक एहतजाजी जो रवैया है उसमें हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो उसके बाद फिर मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले की सदारत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई और ये एज़ाज़ भी मुझे हासिल है कि मैं मुसलसल 4 मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला टोबा टेक सिंह का सदर मुंतखब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर मेरी खिदमात और इलाके के अंदर भी 4 मरतबा कोई भी उम्मीदवार मेरे मद्दे मुकाबल नहीं था, क्योंकि लोग समझते थे कि इसका काम और किरदार ऐसा है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या इस बात में तकाबल नहीं किया जा सकता। इसलिए क़यादत भी और मशकूर हूँ मैं टोबा टेक सिंह के पार्टी के ओहदेदारों का, कारकुनों का, कि उन्होंने मुझे भरपूर इत्मीनान बख्शा और आज तक मुझे उनकी ये मोहब्बत और इत्मीनान हासिल है। जी सर, पॉलिटिकल कैरियर के लिए इलेक्ट हुए तो आपकी आवाम के लिए क्या खिदमात थी? देखिए, मैं 2018 में जब मैं बतौर मेंबर असम्बली मुंतखब हुआ तो जो बेसिक काम होता है एक लेजिस्लेटर का, एक अवामी नुमाइंदे का, असम्बली के अंदर अवाम और अपने हलके की आवाज़ को उठाना और फिर वहाँ कानून साजी में अपना किरदार अदा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने इन 5 सालों के अंदर जितना काम असम्बली के अंदर किया कि शायद पूरी तारीख़ में हमारी 70-75 साल की जो तारीख़ है तो टोबा टेक सिंह के अगर तमाम अवामी नुमाइंदों का भी काम इकट्ठा कर लिया जाए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर फैसलाबाद डिवीज़न के भी तमाम मेंबर्स का काम इकट्ठा कर लिया जाए तो शायद मेरा 5 साल का जो अरसा है और जो काम असम्बली के अंदर है उसमें क्वेश्चन आवर्स में है, एडजर्नमेंट मोशन है और दीगर जो भी असम्बली के टूल हैं, तो उसमें मैंने भरपूर हर रोज़ जितने दिन भी असम्बली होती रही उतने दिन ही मेरा वहाँ कोई ना कोई फोरम पे होता रहा। तो यही वो काम था जिसको मुझे मेरा सासा है, मैं समझता हूँ कि जो काम मैंने वहाँ किया है। सर, अगर आप दोबारा इलेक्ट होते हैं तो फिर आपके माइंड में क्या है कि आप आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? परेशान है आवाम, इतनी परेशान है कि अभी रमज़ान है तो लोगों का कहना है कि हम सिर्फ फ्रूट देखते हैं, खाते नहीं हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये
महंगाई का जो अफरियत है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है। ये हमारे नाहल हुक्मरानों की वजह, इसमें बड़ी वजह यही लोग हैं कि इनकी नाहलियत और मिसमैनेजमेंट ने आवाम को इस हाल तक पहुंचा दिया है। जिस चीज़ को हुकूमती इक़दामात के ज़रिए कंट्रोल भी किया जा सकता था तो उसको भी कंट्रोल नहीं किया गया। तो एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर आपने वहाँ जाकर अपना रोल प्ले करना होता है, आवाज़ उठाना होती है, लोगों के इश्यूज़ को असम्बली के अंदर रेज़ करना होता है। तो वो मैं माजी में भी करता रहा हूँ और अब भी करूँगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि जितनी भी हमारी अगर हुकूमत बनती है तो एक वर्कर की हैसियत से मैं अपनी क़यादत को सजेस्ट करूं कि क्या क्या इक़दामात किए जा सकते हैं जिससे फिलफौर लोगों को जो सहूलत मैसर आ सकती है या रिलीफ मिल सकता है। तो मुझे अल्लाह ताला की बारगाह से ये कवी उम्मीद है कि जब भी हमारी हुकूमत अगर आती है तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और दीगर कायदीन जो हैं जिन्हें बहुत वसी तजर्बा हासिल है, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अनथक मेहनत और दिन रात काम की बुनियाद पर हम लोगों को सहूलियात मुहैया करने में, जैसा कि माजी में आप देखें कि हमारे जो सेहत का निज़ाम था कि उस वक्त मिसाली निज़ाम था कि लोगों को हर तरह की अद्वियात वहाँ मुयस्सर थीं, इलाज मुयस्सर था जो आज नहीं है। तो यही वो चीज़ें होती हैं, खुराक और इलाज जो है बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो इंशाअल्लाह ये हमारी क़यादत का भी वादा है और मेरी भी ये कोशिश होगी कि मैं इसमें पहले भी मैंने रोल प्ले किया है टोबा टेक सिंह के हेल्थ के और एजुकेशन के मामलात में, और आइंदा भी मैं इसमें अपनी पूरी दिलजमई के साथ और पूरी कुव्वत के साथ इसमें काम करूँगा। और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो मेरे जहन में हैं कि अगर हम और जो साथ साथ करते हुए कुछ ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जो सुर्ख फीते की वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो सुर्ख फीते का निज़ाम ख़त्म करके उसको कम से कम जो उनके दरमियान रुकावटें हैं, वैसे अगर आप मिसाल के तौर पर ले लें, आपने अगर बिजली का कनेक्शन लेना है तो आपको कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पानी का कनेक्शन लेना है और कोई लाइसेंस किसी चीज़ का हासिल करना है, उसमें एक लंबा अरसा लगता है, दरमियान में करप्शन आती है। तो उसको हम, मेरी कोशिश होगी कि उसको ख़त्म करके सुरखीते के निज़ाम को उसको आसान बनाया जा सके ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके, लोगों को कारोबार में आसानी हासिल हो सके। तो ये मेरा मतम नज़र है, इंशाल्लाह इसके लिए मैं काम करूँगा। सर, आप अपनी पार्टी में कितनी बार मुंतखब हुए हैं? आपने सबसे पहले किस सीट पर इलेक्शन लड़ा था? मैंने जब अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया, तंजीमी सियासत के साथ साथ 1998 में मैंने बतौर काउंसलर बल्दिया का इलेक्शन लड़ा और उसमें मैंने कामयाबी हासिल की। ये मेरी पहली जो अवामी इलेक्शन था जिसको मैंने जीता, और वहाँ से आप कह लें कि जो इंतखाबी सियासत है उसका आगाज़ मैंने वहाँ से किया। और उसके बाद फिर मैं 2013 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुआ। सर, आपका सियासत में पॉजिटिव रोल क्या रहा है? देखें, जो रोल रहा है, मैं इस बात का हमेशा कायल रहा हूँ कि सियासत के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, दूसरे की बात सुनने का हौसला, तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए और दूसरे को भी अपनी बात कहने का हक़ होना चाहिए। तो सियासी मुखालफत को सिर्फ सियासत की हद तक इख्तलाफ रखना चाहिए, उसको ज़ाती दुश्मनी और मुखालफत का दर्जा नहीं देना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रही और मैं अपने 5 साला दौर में मैंने इसको साबित भी किया कि हमारे जो भी सियासी मुखालफन थे उनके साथ कहीं एक जगह भी हमने अपने इक़्तिदार की ताकत को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। तो यही मेरा, मैं समझता हूँ कि मेरा और अवामुन्नास के अंदर अपने हल्का इंतखाब में और दीगर भी ज़िले के अंदर चूँकि तंजीमी ज़िम्मेदारी थी, लोगों मेरे रसाई जो लोगों की वो आसान थी। मेरे इर्द गिर्द कोई हल्का नहीं था, कोई गार्ड नहीं थे, हर वक्त एक अवामी ज़िंदगी गुजारी है और इंशाअल्लाह ये मेरा तुर्रा इम्तियाज़ रहा है आगाज़ से आज तक और आइंदा भी इंशाअल्लाह यही रहेगा कि अवाम जो हैं उनके और मेरे दरमियान ना फासला था, ना है और ना रहेगा इंशाअल्लाह। सर, आप टोबा टेक सिंह के लिए क्या तरक्याती काम कर चुके हैं?
देखिए, टोबा टेक सिंह में जो लोग हेल्थ को जानते हैं कि टोबा टेक सिंह का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसका जो मिसाली निज़ाम बना, उसमें मेरी काफ़ियाँ भी शामिल थीं। यहाँ ये पंजाब का वाहद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जिसके अंदर 2 स्पेशलिटीज़ शुरू हो गई थी क्लासें, यानी यहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर जो हैं वो आगे अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए, जिसे आप FCPS या MCPS कहते हैं, उसका आगाज़ हमारे दौर में हुआ। ये मैं कहना चाहूँगा उसमें डॉक्टर फरहान साहब का भी बड़ा किरदार था, और वहाँ जो हुकूमती मामलात थे उसमें मैंने अपना किरदार किया, उन्हें सहूलियात फराहम की, उनकी जो रुकावटें थी वो दूर की। तो यहाँ पीड्स यानी बच्चों का शोबा और गायनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें स्पेशलाइजेशन शुरू हुई, और ये टोबा टेक सिंह में पहली मरतबा, पंजाब में पहली मरतबा हुआ था, और लोग हैरान थे ये कैसे हुआ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको किया, लेकिन बदकिस्मती से वो आने वाली हुकूमत में जारी नहीं रह सका। उसमें पीड्स का, अपना गायनी का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, पीड्स का भी तकरीबन बंद हो गया है, लेकिन अगर हमें मौका मिला तो उसको भी हम दोबारा रिवाइव करेंगे। और साथ सिटी हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह, जो एक छोटा सा यूनिट बनाया गया था पिछले दौर में लेकिन वो वर्किंग में नहीं था, उसको दोबारा से वर्किंग में लाया गया। वहाँ 24 आवर्स सर्विसेज शुरू की गई, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का वहाँ तैनात किया गया, और पूरा अमला जो एक हॉस्पिटल का था, हमारा प्लान ये था कि इसको हम 24 घंटे इमरजेंसी और गायनी 2 चीज़ों को, क्योंकि ये शहर के वस्त में वाक़या था, तो वहाँ उसमें काम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ भी, और उसका एक 100 बेडेड हॉस्पिटल का हमारा प्लान था, जिसका इब्तदाई तौर पर एक शुबा जो है 25 बेड का वो शुरू हो गया था, लेकिन हुकूमत की तब्दीली के साथ वो बिल्डिंग और अमला तैनात होने के बावजूद वो उसको चालू नहीं किया जा सका। तो वक्त मिला इंशाल्लाह तो उसको भी भरपूर अंदाज से दोबारा करेंगे। और एजुकेशन के शोबे में भी हमने कोशिश की कि हमारे ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड हो सकें, जो अमले की कमी है वो दूर हो सके, और हर गांव के अंदर बच्चे और बच्चियों के जो स्कूल, यहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बन सके, और जो स्कूल मौजूद हैं वहाँ जो सहूलियात की कमी है वो दूर हो सके। तो इंशाल्लाह और आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिला तो हम इसको मज़ीद बेहतर करें। सर, आप आइंदा इलेक्शन 2023 में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, तो परेशान आवाम जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से, और आप इसमें पहला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम समझते हैं कि ये हुक्मरानों की नाहिली, एक तो महंगाई इंटरनेशनली जो है सो है, लेकिन इनकी नाहिली की वजह से, कंट्रोल ना होने की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से बहुत सारा हिस्सा जो है उस वजह से है। तो जो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो जो मसनूई महंगाई है और मिसमैनेजमेंट की वजह से है, ना तजर्बाकारी की वजह से है, उसका तदारक किया जाएगा, और आवाम को सब्सिडाइज्ड कीमतों पर, रियायती कीमतों पर चीज़ों की फराहमी की जाएगी, और जो शॉर्टफॉल है डिमांड सप्लाई का उसको दूर किया जाएगा, ताकि आवाम को सहूलत फराहम हो सके और कम निर्खों पर ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो फराहम की जा सके। अभी जो खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, इस पर मुस्लिम लीग नून का क्या रद्द अमल है? देखें, असम्बलियाँ तोड़ना एक तो कानूनी इख्तियार होता है जो आइन के अंदर दिया गया होता है कि एक वज़ीर आज़म को अगर वो समझे कि नए इलेक्शन की ज़रूरत है तो वो नए इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आइन ये कहता है कि जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आज़म का वो इख्तियार सल्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे ये हक़ नहीं रहता कि वो असम्बलियाँ तोड़े। फिर असम्बली के अंदर फ़ैसला होता है कि जिस जमात के पास अक्सरियत होती है उसके नामज़द करदा शख्स को इक़्तिदार सौंप दिया जाता है। तो बदकिस्मती के साथ इस वक्त जो हमारे साबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने बग़ैर किसी इख्तियार के, जबकि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और उस दिन वोटिंग का दिन था, पहले तो वो इस बात को कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इसको टाला जा सके, वक्त हासिल किया जा सके, लोगों को अपनी तरफ लाया जा सके, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने अपना
एक गैर आइनी काम करते हुए, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियस जुर्म है जिसकी आर्टिकल 6 जिसकी सज़ा मौत तक है, तो वो उन्होंने खुद वो एक्ट किया और अपने नुमाइंदों के स्पीकर के ज़रिए, स्पीकर ने करने से इनकार किया तो डिप्टी स्पीकर के ज़रिए से एक गैर आइनी तरीके से आइन को रौंदते हुए असम्बलियाँ तोड़ने का इक़दाम किया, जो सरासर एक गैर आइनी फ़ेल है। और मुस्तकबिल की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस जो कदम की ना सिर्फ मज़म्मत की जाए बल्कि इसके करने वालों का जो है उनको एक मिसाली सबक दिया जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई शख्स ताकत के बलबूते पर और इक़्तिदार पर काबिज़ होने की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आईने पाकिस्तान की तौहीन हो या उसकी खिलाफ वर्जी हो। सर, अगर करप्शन पे बात की जाए तो आपके दौरे हुकूमत में ज़्यादा थी या खान साहब के? देखें, हम ये तो दावा नहीं कर सकते, न करते हैं कि खुदा न कि हमारे दौर में करप्शन नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि हमारे ऊपर की सतह पर और करप्शन जो है उसमें कोई स्कैंडल नहीं था, और नीचे अगर सरकारी महकमों में कहीं ऐसा अमल था भी, लेकिन लोग इतने खुलेआम, लोगों के अंदर जुर्रत नहीं थी, उन्हें मुहासबे का डर था, अवामी नुमाइंदों का भी और हुकूमत का भी। लोग अगर कोई इस कभी फेल में मुलव्वस भी था तो वो चोरी छुपे और डर के ये काम करता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस हुकूमत के दौर में लोगों के अंदर ना सिर्फ रिश्वत के रेट कई 100 गुना बढ़ गए, उस साथ साथ लोगों के अंदर से खौफ भी उठ गया कि लोगों ने सरेआम रिश्वत मांगना शुरू की, और रिश्वत ले के कोई काम बगैर रिश्वत के होता नहीं था। और आज तो उसके जो किस्से सामने आ गए हैं कि जब ऊपर से अफसर पैसे लेके लगाए जाएंगे तो लामहल्ला वो नीचे लोगों का खून निचोड़ेंगे। तो आज उनकी जो रिश्वत के किस्से हैं वो हर शख्स की ज़ुबान पे हैं, उसी वजह से रिश्वत जो है उसका रेट कई गुना बढ़ा, और जिसको अब सख्ती के साथ स्नब करने की ज़रूरत है। सर, पीटीआई को गवर्नर पंजाब और हलीम खान ने भी छोड़ दिया, और दीगर लोग भी हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखें, ये सीधी सी बात है, जो सियासी लोग होते हैं, जो मशहूर मिसाल है कि डूबते हुए जहाज़ से फिर चूहे छलांगे लगाया करते हैं। तो जब लोग ये समझ रहे थे कि इस जमात की पॉलिसियों की वजह से अवाम के अंदर इसके ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत पाई जा रही है, तो वो जिन्होंने सियासत करनी है वो फिर देखते हैं कि अब इस जमात के अंदर रहते हुए तो ये मुमकिन नहीं है कि हम अवाम के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे जो हमने उनके साथ किया है, किस तरह लोगों को हमने रुस्वा किया है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन की है। तो फिर वो जब क़यादत उनके बार बार कहने के भी अपनी रवश तब्दील नहीं करती है, लोगों को रिलीफ फराम नहीं करती है, तो फिर लोगों के लिए और रास्ता कोई बचता नहीं है कि वो अपनी जमात को छोड़ें और जमात को छोड़ के अपने मुस्तकबिल के लिए नई राह का इंतखाब करें, किसी दिगर जमात का, आज़ाद का। तो ये एक सिलसिला है, तो वो होता आया है। तो उसी तरीके से मकबूलियत जो ग्राफ है उसका बहुत गिर गया था लोगों के अंदर। तो लोगों ने ये जानते हुए, ये देखते हुए कि ये लोग कुछ ऐसे कामों में मुलव्वस हैं जो अवाम के अंदर बिल्कुल उसको नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है, तो इसलिए वो उन्होंने अपना किबला बदलने का फ़ैसला किया, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सारा होता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर मुस्लिम लीग नून आती है तो क्या सारी मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी? देखें, जब मुस्लिम लीग नून को अगर इक़्तिदार मिलता है तो माजी में भी हमारी रवायत रही है कि जब 2013 में हमें इस मुल्क का इक़्तिदार मिला तो उस वक्त आप देखें जो सूरत हाल थी कि 18-18 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इस मुल्क के अंदर से ये लोड शेडिंग का अज़ाब ख़त्म हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने दिन रात मेहनत की, ना सिर्फ रिकॉर्ड मुद्दत में बिजली के मंसूबे मुकम्मल किए, अपने मंशूर के मुताबिक लोगों को बिजली की मुसलसल फराहमी मुमकिन बनाई, और इसी तरह
मोटरवेज का जाल बिछाया। जो मेगा प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दौर में बने हैं। माजी के आप 70 साला प्रोजेक्ट देख लें और मुस्लिम लीग नून के इन 5 साला प्रोजेक्ट देख लें, तो आपको हमारा पल्ला जो है वो भारी नज़र आएगा। तो इसी तरह अगर मुस्तकबिल में भी हमें कौम की खिदमत का मौका मिलता है, तो हम अपने माजी की रिकॉर्ड के मुताबिक बल्कि उसको मज़ीद बेहतर करेंगे कि लोगों की ज़िंदगियों को रिलीफ फराहम किया जा सके, उनकी ज़िंदगी आसान बनाई जा सके और इस मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न किया जा सके। सर, अगर आप मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपकी पार्टी को किसी तरह मौका मिलता है तो इनका लाए अमल अपनाना कैसा होगा? वो मैंने पहले सवाल के जवाब में भी यही कहा है कि उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम अपनी माजी की रवायात और तजर्बे की बुनियाद पर इस मुल्क को दोबारा से तरक्की की शाहराह पर गामज़न करेंगे। सर, अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो इसकी वोटिंग करने के लिए क्या कानूनी हैसियत है? देखें, अगर दो चीज़ें हैं, एक तो वो अपने ख़िलाफ़ अगर कोई इजलास जिसमें उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही होगी तो उसको वो चेयर नहीं कर सकता, और अखलाकी तौर पर यह कहा होता है कि वो किसी भी इजलास को चेयर नहीं करता। तो असम्बली रूल जो हैं, तो उसमें अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी तो एक पैनल ऑफ चेयरमैन जो है, जो मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल होता है, 5-6 लोगों पर होता है, तो वो फिर वो लोग जो पैनल ऑफ चेयरमैन से लोग जो हैं वो प्रिजाइड करते हैं। सर, गवर्नमेंट के गैर आइनी अहकामात को टेकल करने के लिए नून लीग की क्या हिकमत अमली है? उसमें देखें, अब जो उनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम हैं इस मरतबा, एक तो अदालतों में चैलेंज हुए हैं, अदालतों की तरफ कौम देख रही है कि अदालतें उस पर क्या फ़ैसला देती हैं। दूसरी तरफ हमारे कायदीन ने अब आवाम के अंदर भी जाने का फ़ैसला किया है कि हम आवाम के अंदर भी ये सारा मुद्दा लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये देखें, ये लोग जो हैं इन्होंने आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया है, और उनको भी इस पे अवेयर करेंगे, और साथ साथ असम्बलियों के अंदर भी अपनी लड़ाई जो है आइनी कानूनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। सर, पंजाब असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात के बारे में आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है ना, ये हुकूमतें किया करती हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, वो लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, लालच दे के अपनी तरफ लाती हैं। जो लोग अपोजिशन की तरफ आते हैं वो तो अपनी जो इक़्तिदार छोड़ के आ रहे होते हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए नहीं आते, वो अपना मुस्तकबिल देख के आते हैं। वो अवाम के साथ खड़े होने के लिए हुकूमत का साथ छोड़ते हैं कि अवामी मसाइल के लिए, अवाम की मंगों की तर्जमानी के लिए वो साथ छोड़ते हैं। और इस वक्त भी यही हो रहा है कि लोगों ने जब देखा है पार्टी के अंदर उनकी अगर नहीं सुनी जा रही थी, कुछ ख़ास लोगों का टोला था जो PTI की हुकूमत कंट्रोल कर रहा था, और उसमें रिश्वत का जो बाज़ार गर्म था, और पंजाब के अंदर एक नाहल शख्स को 12 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया था। तो वो सारे लोग अब 4 साल में दिल बर्दाश्ता होकर उनको कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी, तो उनके पास यही एक चाराकार था कि वो अवाम के पास चले जाएं या दूसरी तरफ खड़े होकर साथ दे के इनको रुखसत करें। तो इसलिए वो लोग आके साथ दे रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली में उन अरकान के अलावा ही इत्तेहादियों के पास इतनी तादाद में मेंबर्स मौजूद हैं कि वो इस अदम एतमाद की जितनी रिक्वायर्ड तादाद है उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि दोनों पार्टियों का इलेक्शन किया जाए तो सर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें, जब इलेक्शन होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है तो ये एक बदकिस्मती होगी। इलेक्शन में जाना मसला नहीं, इलेक्शन तो हमारी डिमांड है, हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि जो रवायत डाल दी जाएगी फिर यही होगा कि आने वाले दिनों में जिसके पास ताकत इख्तियार होगी, जो स्पीकर हो गया एक मरतबा बन जाएगा, वो फिर अपनी मर्जी करेगा। आइंदा वो 10 साल के लिए भी खुद को दोबारा इलेक्ट करने की रूलिंग दे दे कि नहीं जी आइंदा 5 साल भी हम ही रहेंगे, तो फिर उस वो रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकेगी। तो इस तरह आप एक ऐसी मिसाल कायम कर देंगे कि लोग गैर कानूनी गैर आइनी काम करने से हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, जो किसी भी रियासत के लिए एक जहर कातिल साबित होता है। तो इसलिए हम तो तवक्को करते हैं कि अदालत इस गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम को ख़त्म करेगी और मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए ये ज़रूरी अमल है जिसमें अदालत अपना किरदार अदा करेगी।
बहुत शुक्रिया अमजद अली जावेद साहब, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया और नाजरीन को बताया कि मुल्की हालात के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाजरीन, आपने जाना है कि हमारे जो साबका एमपी हैं उन्होंने अपनी मुल्क के बारे में क्या राय दी हैं और क्या इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं और इनकी क्या राय है इसके बारे में। तो जानते रहिए, चैनल के साथ रहिए, TNN न्यूज़ के साथ आपको हर खबर से आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, सोफिया सरदार, TNN न्यूज़ चैनल, कैमरामैन अहमद अली के साथ।